डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी थॉट और इसमें हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है यूनिट 4 साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स, यानी कि वैज्ञानिक व्याख्या हिंदी में बोलते हैं इसको। और इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स मतलब आगमन और निगमन विधि बोलते हैं इसको, या आगमनात्मक या निगमनात्मक विधि बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आगमन विधि का, यानी कि इंडक्टिव मेथड का। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड का। ये सभी अध्ययन की विधियां हैं। हम फर्स्ट का अध्ययन करते हैं आगमन विधि। इसका अर्थ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आगमन विधि के जनक का अध्ययन करते हैं। तो आगमन विधि का जो जनक है वो है अरस्तु। और आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे सामने टीचर क्या करेगा, एक सिद्धांत प्रस्तुत करेगा और हमें इस सिद्धांत को समझ करके क्या करना है, हम भी एक प्रयोग करेंगे उसी सिद्धांत के आधार पर और एक निष्कर्ष निकालेंगे। ये होता है आगमन विधि। इसके बाद है आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों, घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगमन विधि में कोई विशेष प्रकार के जो तथ्य वगैरह है और घटना है उनका निरीक्षण करेंगे, फिर उनके आंकड़ों को एकत्रित कर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर जो पहले से सामान्य सिद्धांत है या नियम है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक सिद्धांत या निष्कर्ष का निर्माण करेंगे। ये होता है आगमन विधि। इस विधि में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। यानी कि जो हमें पहले से ही ज्ञान है यानी कि सिद्धांत, उसको हम अध्ययन करके क्या करते हैं, नए सिद्धांत का निर्माण करते हैं इसमें। और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। यानी कि विशिष्ट क्या है, सिद्धांत अपने आप में विशिष्ट होता है जो हमको एग्जाम्पल के तौर पर मिलता है। फिर उस विशिष्ट सिद्धांत को हम क्या करते हैं, अध्ययन करके सामान्य जो सिद्धांत है उसका निर्माण करते हैं तथा मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। मूर्त से अमूर्त मतलब जो हमको दिखाई देता है उससे हम जो नहीं दिखाई देने वाला तथ्य है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं आगमन विधि में। तो ये इसका अर्थ है। इसके बाद दूसरे शब्दों में इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव के क्षेत्र से विभिन्न उदाहरणों को बालकों को सामने रखता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं या जो शिक्षक कर्मी होते हैं क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके सामने उनके ही आंखों देखे जो उनके अनुभव पर आधारित जो उदाहरण वगैरह है उनको उनके सामने रखते हैं। फिर उन जो समस्याएं हैं या जो भी है उदाहरण उनको निरीक्षण, परीक्षण और ध्यानपूर्ण उसमें सोच विचार करने के लिए कहता है। इसके बाद उसका सिद्धांत और नियम निर्माण करने के लिए बोलते हैं। इस प्रकार आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों को सामान्यीकरण अथवा सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए व्याकरण पढ़ते समय क्या होगा, जब शिक्षक व्याकरण पढ़ा रहा है स्टूडेंट को तो उस समय क्या होगा, बालकों के सामने विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अनेक प्रकार के उदाहरण उनके सामने शिक्षक प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत करने के बाद उसका विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम निकलवाता है उनसे कि इस उदाहरण में कौन सी वस्तु का विशेषता किस प्रकार से प्रदर्शित है और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं गुण को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ये होता है आगमन विधि। फिर जिस प्रकार आगमन विधि का प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसी प्रकार इस विधि को इतिहास, भूगोल, गणित, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र इन सभी विषयों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। फिर है आगमन विधि के चरण या सोपान या उसके जो भी पार्ट है उसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है उदाहरण की प्रस्तुतिकरण। तो आगमन विधि में जब व्याख्या की जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उदाहरण को प्रस्तुतिकरण की जाती है। यानी कि इस सोपान में बालकों के सामने एक ही प्रकार के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि क्या, फेरल का नियम, इस प्रकार से आपके सामने फेरल के नियम से संबंधित अनेक प्रकार के आपके सामने उदाहरण रखेंगे। इसके बाद आपको बोलेंगे
कि जो नदी में जो फेरल के नियम के आधार पर जो धाराएं चलती हैं उनको सामान्यीकरण कीजिए या निष्कर्ष निकालिए, इस प्रकार से आपको बोलेंगे। फिर है विश्लेषण। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या रखेंगे वो लोग, उदाहरण रखेंगे। इसके बाद आपको उस उदाहरण को अध्ययन करके फिर विश्लेषण करने के लिए बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऐसे सोपान में प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का बालकों के निरीक्षण कराया जाता है, यानी कि जो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे उसी के आधार पर आपके सामने क्या करेंगे, आप विश्लेषण करेंगे उसका, उसमें संबंधित प्रश्न पूछते हैं और अंत में उन्हें क्या करते हैं, जो अलग अलग तथ्य है उनको एक साथ करके एक परिणाम तक पहुंचते हैं। यानी कि अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उन क्वेश्चनों को एक साथ जोड़ लेंगे आप, इसके बाद एक परिणाम तक पहुंचेंगे। इसके बाद होता है सामान्यीकरण। तो जो परिणाम आपको मिल गया है उन परिणामों के आधार पर आप क्या करेंगे, जो बालक होता है या स्टूडेंट होते हैं वो उसका सामान्य नियम निकालते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, परीक्षण करते हैं। सामान्य नियम निकालने के बाद इसमें आपको परीक्षण करना होता है। आप क्या करेंगे, सामान्य नियम निकालने के बाद विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण है उनके द्वारा उसका परीक्षण करेंगे कि यह सत्य है या नहीं, ये प्रयोग करके देखेंगे। इसके बाद है आगमन विधि के गुण। तो आगमन विधि के कौन कौन से गुण या विशेषताएं, यहाँ पर लिख लेना साइड में, विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक, ये लिख लेना। अब इसके अंतर्गत हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसमें फर्स्ट जो विशेषता है वो है, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। यानी कि जो आगमन विधि है वो क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है और इसमें जो हमें दिखाई देता है उससे हमें जो नहीं दिखाई देता है उसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। फिर सेकेंड इसकी जो विशेषता या गुण है वो है, इस विधि के अंतर्गत उदाहरणों के द्वारा कक्षा के वातावरण को सजीव व रुचिकर बनाया जा सकता है। यानी कि जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है उसे समझने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं और उसी उदाहरण के आधार पर हमारे जो कक्ष वातावरण है उसको हम पुनः सजीव बना सकते हैं और एक रुचिकर बना सकते हैं। फिर तीसरा जो विशेषता या गुण है, इस विधि के द्वारा छात्र अध्ययन करने में रुचि लेते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ समझ में आता है। फिर इस विधि में छात्र तर्क के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि आगमन विधि क्या है, इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, यानी कि आपको उदाहरण के प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। इसके बाद उसका क्या करेंगे, विश्लेषण वगैरह करना पड़ता है, फिर निष्कर्ष निकालेंगे, इसके बाद उसका प्रयोग वगैरह करेंगे। इस प्रकार से ये क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है। फिर आगमन विधि के द्वारा छात्र के ज्ञान का स्थायी रूप प्रदान किया जाता है, यानी कि उनके ज्ञान को स्थायी रूप मिलता है। फिर है आगमन विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान खोजने की प्रशिक्षण भी मिलता है। ये सभी इसके गुण है। यह प्रशिक्षण उन्हें जीवन में नए नए तथ्यों को खोज निकालने के लिए सदैव प्रेरित करता है। अतः यह जो विधि है ये क्या है, शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो गुण है वो है, आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर चलकर मूर्त उदाहरणों के द्वारा बालकों के सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। इसमें ये पहले भी हम देख चुके हैं और इससे वे प्रक्रियाएं तथा प्रश्न करते हैं जो ज्ञान अर्जन हेतु उनकी रुचि में निरंतर वृद्धि करें, यानी कि बालकों को ज्ञान प्रदान करें और उनकी जो दिमाग है उनको विस्तृत करें। इसमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास आदि प्रकार के अनेक प्रकार के जो गुण होते हैं वो विकसित होते हैं इस विधि द्वारा। फिर है अगला विशेषता, आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर जो भी है सभी को पार करना पड़ता है इसमें। इसके बाद है, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। इससे उनका मानसिक विकास भी सफलतापूर्वक और अधिक तीव्र गति से होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कोई भी उदाहरण होता है उसका खुद से विश्लेषण करते हैं, उसका अध्ययन पठन करते हैं, इसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं, फिर सिद्धांत तैयार करते हैं इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है वो है, इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोजा हुआ ज्ञान होता है। अतः ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का एक स्थायी अंग बन जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इसको स्वयं ढूंढते हैं इस वजह से। फिर एक अगला विशेषता है, यह विधि व्यवहारिक जीवन के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इसको स्वयं से खोज किए हैं, उनके व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है।
फिर है आगमन विधि के दोष। आगमन विधि के दोष, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं या शिक्षार्थी होते हैं वो स्वयं क्या करते हैं, विश्लेषण वगैरह करते हैं, जो शिक्षक होते हैं उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उसके आधार पर, इसलिए इसमें शक्ति और समय दोनों अधिक लगता है। फिर सेकंड जो इसका दोष है वो है, यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को तो समझने की क्षमता नहीं होगी उनमें कि वो लोग एग्जाम्पल को समझ करके किसी भी समस्या से संबंधित विश्लेषण करें, तो ये क्या है, छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग केवल बड़े बालक और बुद्धिमान बालक ही कर सकते हैं, और जो सामान्य बुद्धि वाले बालक है वो तो प्रतिभावान जो बालक है उनके नकल ही उतार सके हैं और कुछ नहीं कर सकते, ये इसका दोष है। फिर अगला जो दोष है वो है, आगमन विधि द्वारा सीखते हुए यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम तक पहुंच जाए तो उसे सत्य की ओर लाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि वो क्या करता है, खुद से सीखता है वो चीज़, और वो गलत रास्ते में चला गया तो उसको सही रास्ते में लाने में बहुत ही समस्या आती है इस विधि में। फिर है, आगमन विधि द्वारा केवल सामान्य नियमों की खोज की जा सकती है, अतः इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दे सकती, कि कुछ विषय का शिक्षा दे सकते हैं ये। इसके बाद दूसरा दोष है, यह विधि स्वयं में अपूर्ण है, यानी कि ये क्या है, अभी अधूरा है। इसके द्वारा खोजे हुए जो सत्य होते हैं उस सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि आवश्यक होता है, यानी कि जो निगमनात्मक विधि है उसका प्रयोग करना पड़ता है, ये इसीलिए इसको अधूरा कहा गया है। इसके बाद अगली जो दोष है इसकी वो है, आगमन विधि ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान्य नियमों तथा सिद्धांत की खोज की जा सकती है, अतः इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय यह आवश्यक है कि शिक्षक उदाहरणों प्रश्नों का प्रयोग कर बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए करे, यानी कि बच्चे के मानसिक स्तर किस स्थिति में है इसको देखते हुए इस विधि का प्रयोग करें। यदि बच्चे की मानसिक स्थिति उच्च है तो इस स्थिति में इसका प्रयोग करें, और यदि निम्न है तो इस विधि का प्रयोग ना करें। ठीक। फिर आगमन विधि में अध्यापक को उदाहरण देने की कला में प्रवीण होना चाहिए। आगमन विधि में ऐसे उदाहरण देना चाहिए जो उस बच्चे को समझ में आ जाए, उन उदाहरणों को देना चाहिए जो उस बच्चे की सिलेबस से या उस बच्चे को जो समस्या का विश्लेषण करने के लिए दे रहे हैं उससे संबंधित हो, या जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए दे रहे हैं उससे संबंधित हो ये। फिर अगला जो इसका दोष है वो है, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं जिससे कि समय क्या होता है, नष्ट होता है, क्योंकि उसको समझाने के लिए अनेक प्रकार के एग्जाम्पल देना होता है, और जितना आप एग्जाम्पल देंगे उतना ही समय नष्ट होगा, ये इसकी एक समस्या है। फिर सेकंड है, उच्च कक्षाओं पर इस विधि का प्रयोग करना कठिन है, अति उच्च कक्षा भी है तो उस पर इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते, इस प्रकार से ये समस्या है इनकी। ये इस प्रकार से आगमन विधि कंप्लीट है। अब हम अध्ययन करते हैं निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, ये सेकंड है। अब डिडक्टिव मेथड के क्या अर्थ है इसका अध्ययन करते हैं। डिडक्टिव मेथड, इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर अथवा नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। पहले में हम क्या देखे थे, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे थे और उदाहरण से नियम की ओर जा रहे थे, इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे अब हम, और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेंगे। इस प्रकार के निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है ये। इसका तात्पर्य है कि निगमन विधि में विभिन्न प्रयोगों तथा उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान की शिक्षा देते समय क्या करेंगे, बालकों की किसी सामान्य नियम या सिद्धांत को अनेक प्रयोग द्वारा सिद्ध कराया जाता है। कोई भी नियम हो, यानी कि फेरल के नियम में क्या हो जाता है, जो विषुवत रेखीय धाराएं होती है वो उत्पन्न होती है, वो उत्तर दिशा में बाएं और दक्षिण दिशा में दाएं मुड़ जाती है, तो इसको सिद्ध करना है, इस प्रकार से इसमें कहेंगे। और जिस प्रकार इस विधि का प्रयोग विज्ञान के शिक्षण में किया जा सकता है उसी प्रकार इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान, व्याकरण, अंकगणित, ज्यामिति आदि अन्य विषयों में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है, यानी कि इसमें बहुत ही सरलता होती है। अब इसके सोपान, यानी कि निगमन विधि के सोपान या उसके चरण, तो फर्स्ट है सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण। तो जो तथ्य से संबंधित सामान्य नियम है उसको शिक्षक को छात्र के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। फिर है संबंधों की स्थापना। अब जो सामान्य नियम है और उनके सामने जो तथ्य है उनके मध्य क्या संबंध है इसको
स्पष्ट करना चाहिए। दूसरे शब्दों में शिक्षक प्रस्तुत किए हुए नियमों के अंदर तर्कपूर्ण संबंध का निरूपण करता है। फिर है संबंधों का परीक्षण। अब उनके मध्य जो संबंध है उसको परीक्षण करना आवश्यक है कि किस प्रकार के संबंध बन रहे हैं। दूसरों शब्दों में सामान्य नियमों का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है ताकि इस सत्यता का ठीक ठीक परीक्षण की जा सके। ये हो गया। अब इसकी गुण, तो निगमन विधि के कौन कौन से गुण है, विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। इसमें फर्स्ट है, यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए उपयुक्त है। सेकंड है, निगमन विधि द्वारा शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये सेकंड है। इसके बाद है तीसरा, इसकी जो विशेषता है वो है, इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है, इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। इसके बाद है, निगमन विधि में शिक्षक बने बनाए जो नियम है उनको बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। इस विधि में शिक्षा का कार्य होता है, क्या होता है, अत्यंत सरल हो जाता है और बालक भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं, यानी कि समय और जो ज्ञान है उसकी कम आवश्यकता होती है इसमें। फिर है, निगमन विधि जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त होता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या करते हैं, छात्र विभिन्न आवश्यक सूत्र, नियम वगैरह, सिद्धांत वगैरह को सीखते हैं। फिर है, निगमन विधि द्वारा विद्यार्थी कम समय में ही अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और यह जो विधि है यह संक्षिप्त भी है और व्यवहारिक भी, यानी कि ये जो विधि है ये बहुत ही छोटा है और वो हमारे व्यवहार में है। निगमन विधि में छात्रों को कम परीक्षण करना पड़ता है और उच्च कक्षाओं के लिए यह शिक्षण विधि बहुत ही उपयुक्त है, निगमन विधि जो है। और यह विधि आगमन विधि की त्रुटियों को भी दूर करने में सहायक है। और निगमन विधि में जो विद्यार्थियों को कई सूत्र, सिद्धांत एवं नियम याद रखने की आवश्यकता होती है, इससे विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये सभी इसके गुण है। अब निगमन विधि के जो दोष हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। इसके प्रमुख दोष है, यह विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि से प्राप्त जो ज्ञान है वो क्या है, अस्थायी होता है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। और निगमन विधि से छात्रों को रटने की आदत पड़ जाती है, जिससे उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि सिद्धांत को हम रटने का प्रयास करते हैं, सूत्रों को रटने का प्रयास करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा मानसिक विकास नहीं होता। हम क्या करते हैं, उसको बार बार रटते हैं, इसके बाद भूलते हैं, इस प्रकार से होता है। फिर है, निगमन विधि में अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के लिए अनेक सूत्र याद करने होते हैं, जो कि क्या होता है, बहुत ही कठिन कार्य होता है। ये सभी इसके दोष हैं। फिर एक और दोष है इसका, निगमन विधि में बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने के अवसर नहीं मिलते। तो ये सभी इसके दोष हैं। तो ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।